ओके, तो हम कर रहे थे 124। तो ट्रांसफर डायमीटर ऑफ रिब केज इज इंक्रीज बाय दी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और दूसरा कौन सा डायमीटर हम काउंट करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के लिए? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का एक ट्रांसफर है, और दूसरा कौन सा डायमीटर हम कहते हैं उसको? AP diameter. Diameter, very good. 125, the pain from the lower inferior segment of the diaphragm is carried by the subcostal nerves. 126, the subclavian vein joins the internal jugular vein to form the brachiocephalic vein at which of the following structure? तो जो स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल होता है, जहाँ पे वो स्टर्नम के साथ अटैच हो रही होती है, उस एरिया पे क्या करती है सबक्लेवियन वेन इंटरनल जुगुलर वेन से मिलती है, दैट फॉर्म्स द ब्रेकियोस्फेलिक वेन। ठीक है। और thoracic duct drains into what? Thoracic duct drains into Subclavian subclavian and internal jugular. second Which part. side, मैम right उसके or left? second part में Right or left? Left. Sorry, left left side. Very good. clavian left. लेफ्ट साइड सब क्लेवियन एंड इंटरनल जगुलर में जो है वो वहां पे उनकी उधर थोरेसिक डक्ट ड्रेन कर रही होती है लेफ्ट सब क्लेवियन में, जहां से इन दोनों का जंक्शन होता है सब क्लेवियन और इंटरनल जगुलर वेन का, एंड दे ड्रेन इनटू द ब्रेकियोस्फेरिक वेन। और ये और एक्सटर्नल। मैम सबक्लेवियन के सेकंड पार्ट में ड्रेन करती है ना? हाँ जी, थोरेसिक डक्ट, लेकिन मेनली ये है कि सब क्लेवियन वेन में लेफ्ट साइड की ड्रेन करती है। ठीक है। उसके बाद 127, द नैरोएस्ट पॉइंट इन द पीडियाट्रिक एयरवे कार्डिक कार्टिलेज नैरोएस्ट पॉइंट होता है बच्चों में। 128, अबाउट कार्डिक प्लेक्सिस क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर दोनों होते हैं। 129, बंडल ऑफ इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट बंडल ब्रांच इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. lymphatic drainage. 130 of the thyroid is the deep cervical lymph nodes. ठीक है। और about esophagus is what passes through the left crust of the diaphragm की बात कर रहा है। ठीक है। तो एसोफेगस जो है वो लेफ्ट क्रस्ट से पास करती है। क्वेश्चन नंबर 134, superior parathyroid gland lies at the middle of the posterior border या surface of the thyroid lobe at the level of first tracheal ring। ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड किधर लाई करता है? कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे और सरफेस पे, पोस्टीरियर बॉर्डर या सरफेस ऑफ द थायराइड लोब पे और फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 136, द गैंग्लियन फाउंड एट T7 वर्टिब्रा इज द थायरोसर्वाइकल गैंग्लियन। T7 से याद कर लो कि थायराइड थायरोसर्वाइकल गैंग्लियन होगा। ठीक है, T7 पे। ठीक है, थायरो सर्वाइकल गैंग्लियन। 137, द नॉर्मल रेजोनेंस एट राइट सेकंड टू फोर्थ मिड क्लेविकुलर लाइन इन्होंने लिखना था, मिड कुरिकुलर लाइन लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद लीवर का बॉर्डर शुरू हो जाता है फोर्थ से नीचे बिलो, या बाज दफा फिफ्थ के बिलो शुरू हो जाता है लीवर का बॉर्डर। तो राइट साइड पे जो है वो हमारे पास सेकंड टू फोर्थ मिड क्लेविकुलर लाइन में नॉर्मल रेजोनेंस हमें फील हो रही होती है। ठीक है। फिर उसके बाद लीवर की वजह बॉर्डर की वजह से जो है वो रेजोनेंस डल हो जाती है। 138, a needle piercing and mid axillary line will not damage what? तो लेवेटर कोस्ट्रम मसल्स, जो लेवेटर कोस्ट्रम मसल्स होते हैं ये बैक पे होते हैं। ठीक है, बैक साइड पे होते हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप में स्मॉल मसल्स हैं जो कि रिब्स के साथ अटैच करते हैं वर्टिब्रा को। ठीक है। तो इसलिए जब भी हम नीडल piercing करते हैं तो मिड लाइन ऑफ द उसमें तो नीडल piercing हम नहीं करते बिल्कुल। ठीक है। 137, राइट साइड राइट सेकंड टू फोर्थ मिड क्लेविकुलर लाइन, ये पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। 138 में ये बता रही हूँ कि लेवेटर कोस्ट्रम जो मसल्स हैं वो मिड लाइन में होते हैं। ठीक है। ओके। तो लेवेटर कोस्ट्रम मसल्स कभी भी अगर हमने कोई नीडल piercing भी कर रही है तो वो डैमेज नहीं होंगे। ठीक है। और बाकी नीडल piercing के अंदर हमारे पास अगर डैमेज होंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स डैमेज होंगे। ठीक। 139, about coronary circulation which is true। तो arteries run in the respective atrioventricular group, जहाँ जहाँ होते हैं वहां पे रन करती हैं। ठीक है। उसके बाद 140, which of the following vein drain into coronary sinus and itself becomes a part of coronary sinus? तो great cardiac vein। बाकी veins भी होती हैं। ठीक है। and which vein is drained mainly into the right atrium, directly into the right atrium, sorry? Cardiac vein। Anterior cardiac. Anterior, anterior cardiac vein that drains directly into the right atrium।
ठीक है। उसके बाद ग्रेट कार्डियक वेन कोरोनरी साइनस में, और उसका itself पार्ट भी बन जाती है। 143 मसल्स विच ओपन्स द ग्लॉटस इज द पोस्टीरियर किरकोरेटिनॉइड, जो कि ओपन करता है पीछे वाला खींच के, पोस्टीरियर वाला खींच के। याद रख लो कि पीछे वाला जो है वो खींचता है जोर से तो वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और जो लैटरल साइड वाले होते हैं वो उसको क्लोज करते हैं, लैटरली दोनों तरफ से जोर लगाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो जो पोस्टीरियर वाला है, दैट पुल्स द जो है वो ग्लॉटस एंड पुल द ग्लॉटस टू मेक इट ओपन। ठीक है। तो ओपन करने के लिए उसको पुल करता है पोस्टीरियर किरकोएरेटिनॉइड, और लैटरल किरकोएरेटिनॉइड उसको क्लोज करता है बाय प्रेसिंग इट फ्रॉम बोथ द लैटरल साइड्स। ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास, एक आता है वोकल कॉर्ड्स के लिए, जो हमारे पास ये आ जाता है जिसके अंदर किरकोथायराइड एंड थायरोएरेटिनॉइड मसल आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो जो टेंस करते हैं वोकल कॉर्ड्स को, उसके अंदर कौन सा आ जाता है, करते हैं टाइट। ठीक है। क्रिको। करते हैं टाइट से किरकोथायरॉइड, करते हैं टाइट से किरकोथायराइड। और जो टेंस को करते हैं रिलैक्स, टेंस को करते हैं रिलैक्स, दैट इज थायरोएरेटिनॉइड। ठीक है। तो करते हैं टाइट किरकोथायराइड, टेंस को करते हैं रिलैक्स थायरोएरेटिनॉइड। और जो पुल करेगा, ओपन टू पुल करेगा या ओपन करेगा ग्लॉटस को, दैट इज पोस्टीरियर किरकोएरेटिनॉइड। और जो क्लोज करेगा वो लैटरल किरकोएरेटिनॉइड। ठीक है। Question number 144 about thoracic aorta is what supplies lungs, esophagus, and pericardium. 145, the latmouth of thyroid gland is at the level of C5 to T1. 146, medial arcuate ligament is formed by, तो ये psoas fascia। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है। उसके बाद 147, थायरोग्लोसल सिस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, इन थायरोहायोइड रीजन। ठीक है। और थायरोग्लोसल सिस्ट प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव करेगी। 148, हार्ट शेप्ड वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा हार्ट शेप्ड होता है क्योंकि यहाँ पे थोरेक्स में हार्ट पड़ा होता है। ठीक है। और किडनी शेप जो होता है वो लंबर होता है क्योंकि वहां पे किडनीज होती हैं। 149, द सर्जन ऑपरेटेड लेडी फॉर enlarged thyroid, he ligated the superior and inferior thyroid arteries as close to pole as possible. She presented with the hoarseness of voice. So hoarseness of voice is due to which nerve? Hoarseness of voice, recurrent. रेकरंट। Very recurrent. ठीक है। 150 about thyroid gland. What thyroid gland is? Veins drainage to the brachiocephalic and subclavian vein, and lymphatic drainage of thyroid gland is Deep cervical. deep cervical lymph nodes. Question number 154. The thymus is rich in lymphocytes and thymoma is in which disease? Myasthenia. Question number 156. The heavy bleeding in tracheostomy is due to which vein? Heavy bleeding in tracheostomy is due to which vein? Jugular. Jugular Anterior vein. jugular. Anterior jugular, not only jugular, anterior jugular vein. Only bleeding in the tracheostomy is with, अगर सिर्फ ब्लीडिंग की बात करें, ट्रेकियोस्टमी की बात Fear करें, thyroid. जी, inferior thyroid vein. Very good. Question number 157. Major presenting injury to the fourth intercostal space just on the left side of sternum will damage what? The fourth intercostal space में intercostal muscles damage होंगे. Sixth costal cartilage to the right side of the sternum में क्या damage होगा? Sixth costal cartilage. Sixth costal cartilage to the right side of Right atrium. right atrium, and sixth intercostal space to the right side of the sternum. Inferior vena cava. And fourth and fifth intercostal space on the left side of the sternum, stab injury से क्या damage होगा? Pericardium. पेरिकार्डियम। Pericardium. Very good. Question number 159. The size of right bronchus is 2.5 centimeter and more wider than the left bronchus. That is the longer and narrower 5 centimeter होती है left bronchus की. Hyoid bone का level क्या है? C3 का level. 162. The structure open into the right atrium except तो right pulmonary veins कभी भी right atrium में open नहीं होती हैं. Pulmonary veins या pulmonary varix कहाँ open होता है? ठीक, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेरक्स जिसे हम कहते हैं कहाँ, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में।
164, if the root of the left lung is injured, which structure will be spared? तो एजाइगस वेन स्पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये किसके होता है, किसके रंग रूट के इंटीरियर पड़ा होता है एजाइगस वेन? राइट। राइट साइड पे एजाइगस वेन होती है, और लेफ्ट साइड पे सामने फ्रंट पे क्या गुजरा होता है? वेगस। ट्रेनिक। वेगस नर्व तो बैक पे गुजरी होती है ना, वो तो दोनों ट्रेनिक लंग के। ट्रेनिक सॉरी, ट्रेनिक फ्रेनिक दोनों ट्रेनिक में लंग्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड की बात करूं तो उसके क्या गुजर रहा है उसके आगे से? आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ aorta, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 165, द वेगस स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट कॉजेस कट। पीआर इंटरवल ज्यादा करते हैं, हार्ट रेट फिर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसमें पीआर इंटरवल को उन्होंने इनहेंस किया वेगस स्टिमुलेशन के साथ, सॉरी हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है। वेगस स्टिमुलेशन पैरासिम्पथेटिक के साथ है, पीआर इंटरवल जब ज्यादा हो जाएगा, डिले इन द पीआर इंटरवल होगा, तो फिर क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। 166, the 30-year-old person has stab wound on the right side of the chest, what will happen? तो क्या होगा, इप्सिलैटरल लंग कोलैप्स कर जाएगा, और इप्सिलैटरल जो है वो चेस्ट वॉल बाहर आ जाएगी। तो समझ लें कि लंग्स के अंदर हवा का एक बैलून है, ठीक है, बैलून के बाहर एक केज है, और जब आपने वो स्टैब वुंड किया तो वो बैलून जो है वो कोलैप्स कर गया, ठीक है, उसकी सारी हवा निकल गई, और बाकी जो पीछे केज रह गया वो इस प्रोसेस में जब बैलून अंदर कोलैप्स कर जाएगा तो केज जो है वो स्प्रिंग आउट कर जाएगा, ठीक है। तो लंग्स और रिब्स का इस तरह का ही है कि बैलून ही ना केज वाला हिसाब। 167, इन द चेस्ट वॉल न्यूरोमस्कुलर बंडल लाइज बिटवीन द इंटरनल एंड इंडरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स के दरमियान न्यूरोमस्कुलर बंडल होता है। 168, द ब्लड सप्लाई ऑफ द थाइमस इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वन इसके बाद है 173 एमसीक्यूज, पेज नंबर 717, द एपेक्स ऑफ लंग रीच 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिड क्लेविकुलर जॉइंट, जो क्लेविकल का मिड पोर्शन है उसके ऊपर एपिक्स ऑफ द लंग जो है वो होती है, इसीलिए वहां पे अगर नीडल भी पास करें तो उसमें हम यही कहते हैं कि एपिक्स ऑफ द लंग डैमेज हो सकती है सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में, ठीक है। तो सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर अबव होता है जो मिड क्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर, वहां पे एपिक्स ऑफ द लंग पाया जाता है, ठीक है। Question number 175, the isthmus of the thyroid is situated over which tracheal ring? 2, 3, 4 पे isthmus of thyroid होता है, 2, 3, 4 tracheal ring। 176, the patient after posterior thyroidectomy developed the harshness of eyes, examination reveals tense vocal cord, तो कौन सा करते हैं रिलैक्स, कौन से करते हैं रिलैक्स, रिलैक्स कौन सा करते थायराइड हैं, थायरॉइड रेटिनॉइड। तो अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो वोकल कॉर्ड किस पोजीशन में होगा, टेंस टेंस पोजीशन। टेंस Question number 178. A man was involved in an RTA with a multiple rib fracture. He was difficult in breathing. You notice that his abdomen is moving more during breathing. Which of the muscles is helping in him breathe? तो external oblique, और external oblique कौन से muscles हैं, ये कौन सी रेस्पिरेशन के लिए, accessory muscles के लिए, ठीक है, abdominal muscles हैं, लेकिन ये accessory जो एक्सपिरेशन है उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और अगर वैसे मैं कहूँ कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, पोस्ट वुल एक्सपायरेशन, इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल मसल। 180, thoracic duct blocks causes the काइलोपेरिकार्डियम, क्योंकि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉकेज को हम काइलो से, काइलो के लिम्फेटिक के नाम को काइलो कहा जाता है, तो काइलोपेरिकार्डियम विद द thoracic duct blockage। 181, in 10-year-old boy thymus is extends from the inferior border of the thyroid to the fourth cervical, ठीक है। 182, the gallbladder pain over the neck is due to सेंसरी सप्लाई फ्रॉम मिड सर्वाइकल डर्माटोम। तो डर्माटोम कौन सा होता है, जो गॉल ब्लैडर की भी आपकी शोल्डर टिप पे जो सप्लाई होती है वो यही होती है, CT 2, 3 एंड 4 वाली, ठीक है, 3, 4 एंड 5 वाली, सॉरी फ्रेनिक नोड वाली, ठीक है। तो वही डर्माटोमल सप्लाई भी वही होती है, इसलिए गॉल ब्लैडर की जो पेन होती है वो शोल्डर ऑफ टिप ऑफ शोल्डर पे, सॉरी टिप ऑफ शोल्डर पे भी जो आ रही होती है वो गॉल ब्लैडर की पेन इस वजह से आ रही होती है क्योंकि डर्माटोमल सप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 185, फोर्स्ड एक्सपायरेशन मेनली इज थ्रू व्हाट? तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं,
क्वेश्चन नंबर 188, अपर फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंटरडिजिटेट विद सेरेटस इंटीरियर मसल। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनके जो अपर फाइबर्स होते हैं वो सेरेटस इंटीरियर मसल्स के साथ इंटरडिजिटेट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 190, विच वन इज द फॉल्स रिब? तो ट्रू रिब होती है पहली 7 रिब्स, ट्रू रिब होंगी 7 और द ट्रू, 8 to 10 आर फॉल्स एंड 11 12 आर द फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ट्रू जो होंगी वो पहली 7 जो है वो ट्रू हैं, उसके बाद 8 to 10 जो है वो फॉल्स हैं और फ्लोटिंग है 11 and 12। क्वेश्चन नंबर 191, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टी लिम्फोसाइट्स। 189, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का पूछा हुआ है राइट साइड पे। ठीक है, तो राइट साइड पे डॉक्टर इकरा जो सुपीरियर लोब है उसके अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं, एपिकल, पोस्टीरियर एंड ठीक है, एपिकल, पोस्टीरियर और इंटीरियर। ठीक है, उसके बाद 3 to 5 होते हैं। मिडल के अंदर कौन सा होता है? मीडियल एंड लैटरल। और हाँ, उसने लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं किया, तो राइट और लेफ्ट में मेनली यही होते हैं। अगर मैं बात करूँ ना 3 to 5 की, तो मतलब वो बात राइट साइड की कर रहा है। आपको पता है कि 2 लोब्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। वेरी गुड। तो 3 to 5 का मतलब ही ये है कि उसने डिवाइड किया है पहले, दूसरे और तीसरे लोब में, और वो ऑटोमेटिकली कौन सा साइड बन जाती है? राइट साइड ऑफ द लंग। ठीक है, तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट राइट साइड ऑफ द लंग के 3 to 5 है। क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड डॉक्टर हमजा। 191, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ टी lymphocytes आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन बाय ब्लड थाइमस बैरियर। क्योंकि टी lymphocytes की मैचुरेशन किसमें होती है? थाइमस। Thymus में। 192, the person got infection, pus in the paravertebral fascia is from the parapharyngeal space। ठीक है, और पैरावर्टिबल जो फेशिया होगा उसकी इंफेक्शन किस मीडियास्टम में जाएगा? सुपीरियर। superior mediastinum। Very good। 193, the bronchogenic cyst is present in which compartments of the mediastinum? तो मिडल कंपार्टमेंट ऑफ mediastinum में bronchogenic cyst पाई जाती है। ठीक है, और इसलिए भी कि मिडल कंपार्टमेंट ऑफ mediastinum के अंदर हार्ट्स भी हैं और लंग भी है, तो bronchogenic cyst वहीं आ जाएगी। 194, the child with the absent breath sounds and having a portion of intestine in, तो क्या होगा? प्लूरीपेरिटोनियल डिफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होगा? डायफ्रेगमेटिक हर्निया, कंजेंटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, इनकम्प्लीट पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होगी या डिफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से डायफ्रेगमेटिक हर्निया होगा, और उसमें ब्रेथ साउंड्स का खत्म हो जाएंगी, एब्सेंट होंगी, और इंटेस्टाइन का पोर्शन ऊपर चेस्ट में आया होगा। 197, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो मेनली जो आपने सामने फ्रंट पे चेस्ट से याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ही सबको सप्लाई कर रही होती है। और इंटरनल थोरेसिक पहली कितनी स्पेसिस को सप्लाई करती है? सामने इंटरकोस्टल स्पेसिस सिक्स। 6। फर्स्ट सिक्स। सिक्स। एंड सिक्स। उसके बाद कितनी, किसको, कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है इंटरनल थोरेसिक की? मस्कुलोफ्रेनिक। मस्कुलोफ्रेनिक। ठीक है, और सुपरफिशियल या सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक में से इंटरनल थोरेसिक की कौन सी ब्रांच है? सुपरफिशियल या सुपीरियर सुपीरियर? सुपीरियर सुपीरियर। एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 204, SA node is supplied by which nerve? तो sympathetic supply by the cardiac plexus। 207, the hilum of lung is recognized by location of pulmonary artery। ठीक है, तो रॉल्स से याद रखना है, राइट का इंटीरियर, राइट की इंटीरियर होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और लेफ्ट की सुपीरियर होती है, रॉल्स इज द निमोनिक। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स की एंटरिंग द सुपीरियर एंड इंटीरियर टू द ब्रोंकस से हमें पता चलता है हाइलम ऑफ लंग का। ठीक है, तो अगर राइट साइड का है तो राइट के इंटीरियर होती है और लेफ्ट की सुपीरियर होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, रॉल्स का निमोनिक है, RALS, रॉल्स। ठीक है, उससे हमें हाइलम ऑफ द लंग का पता चलता है। 208, द पल्मोनरी ब्रोंकाई are supplied by the bronchial and pulmonary arteries, which of the following are supplied by the pulmonary arteries? तो alveoli को pulmonary arteries सप्लाई करती हैं। और जी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है डॉक्टर गुनारा। अच्छा, अच्छा, इसके बाद क्या है कि
अल्वेओलाई को पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती हैं, और जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कौन सप्लाई करता है, सेगमेंट्स को? टर्शरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस। जी। क्वेश्चन नंबर 209, पेशेंट आईवीसी ब्लॉक्स जस्ट अबाउट द इमर्जेंस ऑफ एजाइगस वेन, ये हम कर चुके हैं, तो ब्लड डाइवर्ट किधर करेगा, एजाइगस वेन इज ग्रेटर देन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। Anatomical location of the apex of heart is fifth intercostal space, 8 to 9 centimeter left to the sternum border in mid clavicular line, ठीक है। तो mid clavicular line पे apex of the heart होता है और फिफ्थ intercostal space में होता है। to 11 pure phrenic innervation कौन सी होती है, mediastinal part। coastal part की कौन सी होती है innervation, प्लूरा के? इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल। वेरी गुड। और इसके अलावा डायफ्रेगमेटिक पार्ट की कौन सी होती है? Phrenic or lower six Lower intercostal. six. Very good. 212, which of the following lymphoid structure doesn't contain the lymph nodules? तो thymus होता है जिसके अंदर lymph nodules नहीं होते हैं। 213, pressure at 10 centimeter of water by peak for 24 hours would cause what? तो pneumothorax, या फिर इसको अगर मोस्ट प्रिसाइजली कहें तो कौन सा pneumothorax होगा ये? टेंशन निमोथोरिक्स। प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से अगर, या हाइपरबेरिक ऑक्सीजन की बात करूं तो? टेंशन निमोथोरिक्स ही डेवलप होता है, स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स। स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स होगा। हाँ, बाद में वो टेंशन अगर ट्रॉमेटिक हो गया बिल्कुल ही बहुत ज्यादा, तो फिर वो टेंशन निमोथोरिक्स फिर जाएंगे उसकी तरफ। 214, द रिलेशन ऑफ द राइट वेगस नर्व विद द ट्रेकिया व्हाइल एंटरिंग क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेंट होता है, ठीक है। और मीडियल साइड ऑफ द ट्रेकिया क्या पड़ी होती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पड़ी होती है। ठीक है। और लेटरल टू ट्रेकिया रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पड़ी होती है, और मीडियल टू ट्रेकिया। हाँ, राइट साइड ऑफ द ट्रेकिया पे वेगस नर्व होती है, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ द ट्रेकिया की अगर मैं बात करूंगी या मीडियली, तो वो वेगस नर्व है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है राइट वेगस नर्व का विद द ट्रेकिया। 215, एवी नोडल सप्लाइज बाय द आरसीए, एंड बाकी सारी जो बंडल ब्रांच है, राइट बंडल ब्रांच, उसको एलसीए सप्लाई करती है। 216, एसोफेगस इन द thoracic एरिया कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द आर्च ऑफ एओर्टा, या फिर किससे? आर्च ऑफ एओर्टा, या फिर esophagus is compressed by arch of aorta, या फिर लेफ्ट एटियम एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। अगर एनलार्जमेंट है, लेकिन एसोफेजियल के मेरे ख्याल से कंस्ट्रिक्शंस हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं हाँ, कि एक। ये तो थोरेसिक एरिया की बात कर रहा है ना, कि अगर थोरेसिक एरिया में कंस्ट्रिक्टेड होगा तो वो एसोफेगस की वजह से होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि सॉरी, आर्च ऑफ एओर्टा की वजह से होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एसोफेगस की कंप्रेशन आ जाए विद द डायलेटेशन ऑफ द हार्ट, तो कौन सा एट्रियम होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। एपार्ट्रियल ब्रोंकस सप्लाइज द राइट सुपीरियर लोब। एपार्ट्रियल होती है सुपीरियर वाली और हेपार्ट्रियल होती है इंफीरियर वाली, ठीक है। ओरिजिनेटिंग इंफीरियर टू द लेवल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो एपार्ट्रियल जो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर से निकल रही होती है वो राइट सुपीरियर लोब ब्रोंकाई निकल रही होती है। 218, फॉलिंग वेन ओपन इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो डायरेक्टली ओपन होती है दैट इज द एंटीरियर कार्डियक। 219, muscle using quiet respiration, repeat है। 220, damage when needle inserted to the lower border of rib, repeat है। 221, man in RTA had fractured medial side of the clavicle pressing posteriorly on the right sternoclavicular joint, damage to the nearby structure will be done, trachea। ये भी हम गल कर चुके थे कि sternoclavicular joint पे पीछे की तरफ ट्रेकिया प्रेस होती है। 222, राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द thoracic artery, जो है वो राइट थर्ड posterior intercostal space। जो राइट साइड की ब्रोंकियल आर्टरी है अराइज करती है थोरेसिक एओर्टा से राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस में, उन्होंने लिखा हुआ। जी, ये स्पेसिफिकली ना, ये एक ही एमसीक्यूज है, ये आता है कि राइट ब्रोंकियल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट ब्रोंकियल होती है। आर्टरी की अगर वो मेनली स्पेसिफिकली बात करेगा तो वो राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस से ब्रोंकियल आर्टरी थोरेसिक एओर्टा से शुरू होगी, ठीक है। इंफीरियर थोरेसिक एओर्टा जो स्टार्ट हुई होती है, ठीक है। उसके बाद 223, द स्टैब वुंड एट द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लैटरल टू द स्टर्नम किस चीज को डैमेज करेगी? पेरिकार्डियम को, ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। 220
4 muscle attached posterior to the lateral arcuate ligament of the diaphragm is the quadratus lumborum muscle, ठीक है। ये laterally अटैच होता है डायाफ्राम के, lateral arcuate ligament of the diaphragm जो होता है उसके ये अटैच होता है, ठीक है, lateral side of the, और quadratus lumborum muscle जो है वो laterally कवर कर रहा होता है। 225 the phrenic nerve supply mediastinal and diaphragmatic pleura and damage results in the paralysis of the diaphragm। तो मेजर सप्लाई किससे होती है? C4 से। और फ्रेनिक नर्व की सेल सप्लाई क्या है? C3 C4 C5 C3 C4 C5। पेरिकार्डियम क्या होता है? विजरल लेयर ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम रिपीट है। ओरिजिन ऑफ इंफीरियर वेना कैवा L5 है, ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है वो T1 से T4 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 229 थोरेसिक डक्ट किस में ड्रेन होता है? ये रिपीट है। थोरेसिक डक्ट मेनली ड्रेन्स इनटू दी, अगर इधर ही ऑप्शन इंटरनल जुगुलर किया है और सबक्लेवियन क्या है तो हम क्या चूज करेंगे? सबक्लेवियन। हाँ, सबक्लेवियन इंटरनल जुगुलर की ऑप्शन अगर आए तो हम उसको चूज करेंगे रादर देन ब्रेकियोसेफेलिक, ठीक है, क्योंकि थोरेसिक डक्ट मेनली सबक्लेवियन में ड्रेन होती है और फिर उसके बाद वो मिलके इंटरनल जुगुलर से तो ब्रेकियोसेफेलिक बनाती है, ठीक है। 230 एओर्टिक ओपनिंग है, रिपीट है। T12 एओर्टिक ओपनिंग होती है, ठीक है। 231 abscess of cartilage in respiratory and terminal duct differentiated from which of the following? तो ट्रेकिया के अंदर और रेस्पिरेटरी टर्मिनल डक्ट्स और ट्रेकिया की अगर वो एब्सेंस की बात करें तो वो उसमें एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज आता है, ठीक है। ट्रेकिया और रेस्पिरेटरी टर्मिनल डक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर कौन से सेल्स मिलते हैं, किसी को पता है? गोबलेट सेल्स मिलते हैं टर्मिनल पे, और टर्शरी टर्शरी पे जो है ना, टर्शरी पे गोबलेट मिलते हैं और टर्मिनल पे क्लारा मिलते हैं। ठीक है, क्लारा सर, वेरी गुड। 232 एबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड क्या है? कर, जो उसको एबडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ पुल करके खींच के जो बाहर की तरफ ओपन कर रहा है ग्लॉटिस को भी और वोकल कॉर्ड को भी, दैट इज द पोस्टीरियर कीरोरेटिनॉइड, ठीक है। और ग्लॉटिस को क्लोज कौन कर रहा है? एडक्टर्स कौन से हैं? क्लोज कौन से कर रहे हैं? लैटरल किरकोरेटिनॉइड मेन जो है, फिर ट्रांसवर्स रेटिनॉइड है और थायरो, और करते हैं टाइट कौन से हैं? किरकोथायराइड टाइट को करते हैं रिलैक्स थायरोइड, ठीक है, तो ये याद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 233 क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस इंक्लूड व्हाट? तो लेजर ऑसिपिटल एंड ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती हैं इसमें। 234 a patient with a bronchogenic carcinoma posterior to the left lung hilum, which structure is likely to be damaged? तो लेफ्ट लंग हाइलम के पीछे क्या होता है हमारे पास? वेगस नर्व, ठीक है। और एंटीरियर टू द बोथ लंग हाइलम क्या होगा? फ्रेनिक फ्रेनिक नर्व, पैसेंजर्स वैन से याद रखें, ठीक है। और अगर एंटीरियर टू द राइट लंग की बात करेंगे तो क्या होगा? जाइगस में एजाइगस वेन। और अगर एंटीरियर टू द लेफ्ट लंग रूट की बात करूंगी तो क्या होगा? आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोर्टा 35 इन अ नॉर्मल पोस्टीरियर होगा ना, क्या पोस्टीरियर होगा? आर्च ऑफ एओर्टा पोस्टीरियर टू लेफ्ट लंग रूट। पोस्टीरियर टू द लेफ्ट लंग रूट जो है वो आर्च ऑफ अयोटा। अच्छा, उसके बाद इसमें मिस्टेक ये पीछे तो हमने, एक मिनट, एंटीरियर आर्च ऑफ अयोटा ही पास कर रहा होता है और पीछे जो है वो लेफ्ट लॉन्ग रूट के पीछे जो है वो ऊपर से गुजरती है आर्च ऑफ एयोटा। हाँ, पोस्टीरियर नहीं होती है, इंटीरियर ही होती है, इसमें करेक्शन करना है, ये जितना गलत थोड़ा लिखा है। एंटीरियर टू द लेफ्ट लॉन्ग रूट जो है वो आर्च ऑफ अयोटा होती है और पीछे वाली जो होती है वो थोरेसिक अयोटा, जो डिसेंडिंग अयोटा का पार्ट जा रहा होता है वो होती है। 235 इन अ नॉर्मल पर्सन विच मसल्स इज इन्वॉल्व इन द फोर्स एक्सपायरेशन? तो रिपीट है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। 236 एम्बुला इन द venous circulation will lodge in, तो पल्मोनरी आर्टरी में लॉज होगा और फर्स्ट गोज इनटू द आईवीसी एंड राइट एट्रियम, ये भी रिपीट है, ठीक है। उसके बाद है 237 जीफी स्टर्नम का लेवल उन्होंने पूछा हुआ है T9, ये रिपीट है।
238 सेप्टोमार्जिनल बैंड, ये कल भी हमने देखा था। सेप्टोमार्जिनल बैंड को हम क्या कहते हैं? मॉडरेटर बैंड्स, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल में थे। 239 द डायफ्रेगमेटिक प्लूरा इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक एंड 6 लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है, ये भी रिपीट है। 240 द क्यूपियस अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द लेफ्ट प्लूरल कैविटी है, और वो अगर वो सीधा खड़ा हुआ है अपराइट पोजीशन में है तो किधर जाएगा? पोस्ट डायफ्रेगमेटिक रिसेस में, ये भी रिपीट है। 241 रिगार्डिंग एसोफेगस 2 क्या है? अपर 1/3 हैज striated skeletal muscle, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं मिडल की बात करूँ तो मिडल में क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं, स्मूथ और स्केलेटल दोनों होते हैं, और लोअर पार्ट। ठीक है, तो इसलिए अपर 1/3 में स्ट्राइटेड है, और एक ऑप्शन में जो हमने कल देखा था उसमें मिडल में वो मिक्स थे, ठीक है, रिपीट है। 242 वीकेस्ट पार्ट ऑफ द रिब्स, ये एंगल ऑफ रिब है, ये भी रिपीट है। पेशेंट 243 पेशेंट आफ्टर आरटीए डोंट नीड वेंटिलेटर सपोर्ट बिकॉज हिज रेस्पिरेशन इज वर्किंग प्रॉपर्ली, वेयर इज द लियन? तो बिलो C5 होगी, क्योंकि C3 4 एंड 5 बच गई है, फ्रेनिक नर्व बच गई है, डायफ्राम बच गया है, तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। 244 the area for the mitral valve auscultation is which of the following? तो mid clavicular line of left fifth intercostal space, जहाँ पे apex of the heart mainly काउंट किया जाता है, वहां पे ही mitral valve के एरिया को auscultate किया जाता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 245 which lymphoid organ has paracrine action? thymus होता है, and which of the following lymphoid angle or lymphoid organs don't have lymph nodes? थाइमस। नोड्यूल्स या थाइमस, और पैराक्राइन एक्शन भी थाइमस का होता है। 246 पेशेंट केम इन ईआर विद चेस्ट पेन, ईसीजी नॉर्मल, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइस थोरेसिक केज एक्सरे, which of the following structure is cartilaginous plus एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट? तो जो कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है ये कार्टिलेजिनस और एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट हो गया, इंट्रावर्टिब्रल जॉइंट हो गया, और pubic symphysis। Very good, very good. 247, a lab boy giving the demonstration on pulmonary function test. He inspired and then forcefully expired. Which of the following used for the forceful expiration? तो rectus abdominis, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी ऑप्शन नहीं गिवन है? internal intercostal. 248, the sample taking at ninth intercostal space, the risk of damage of which structure? तो ninth intercostal nerve damage होगी स्पेस में, ठीक है। 249, the large tumor in the posterior mediastinum किसको कंप्रेस करेगा? डिसेंडिंग thoracic aorta या esophagus को। Question number 250, a 63-year-old man came to the emergency with a complaint of back pain, weakness, shortness of breath. On examination, he has aneurysm of the abdominal aorta and aortic hiatus of the diaphragm. तो एओर्टा की ओपनिंग से क्या क्या पास करेगा? ये रिपीट है, ठीक है, एओर्टा की ओपनिंग से क्या पास करेगा? ATA, ठीक है। 251, irritation of peritoneum covering the diaphragm produces pain which usually is referred to the, किधर जाता है? नेक एंड शोल्डर में, क्योंकि फेरेनिक नर्व सप्लाई होती है, रिपीट है। 252, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, रिपीट है कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। 253, राइट लोअर लोब हैज फॉरेन बॉडी, क्योंकि वो वाइडर और शॉर्टर और वर्टिकल होता है। कितनी लेंथ होती है राइट ब्रोंकस की? राइट ब्रोंकस 2.5। और लेफ्ट की? राइट की 5 होती है और लेफ्ट की जो है 2.5 होगी। नहीं, राइट की 2.5 होती है और लेफ्ट की 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। लेफ्ट वाइड नैरोअर और लॉन्गर होता है, और राइट जो है वो वाइडर और शॉर्टर होता है, ठीक है। 254, वेन अकम्पनिंग द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कौन सी वेन होती है? इंटीरियर कार्डिक वेन, ठीक है। ग्रेट कार्डिक वेन इज विद व्हाट? ग्रेट कार्डिक वेन किसके साथ होती है? Left anterior descending. ठीक है। 255, इन mitral stenosis वेयर शुड डॉक्टर प्लेस स्टेथ फॉर ऑस्कल्टेशन? तो किस जगह पे रखना चाहिए? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ लेफ्ट साइड पे स्टर्नम के। 256, राइट एट्रियम इंफॉक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राइट एट्रियम में पेक्टिनेट मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और बाकी सारे जो होते हैं ट्रेबिकुला है, कॉर्डा टेंडना है, सेप्टोमार्जिनल बैंड है, मॉडरेटर बैंड है, या पेपिलरी मसल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल का हिस्सा है।
257 द एओर्टिक आर्च डायलेटेशन विल कंप्रेस विच स्ट्रक्चर, तो लेफ्ट ब्रोंकस को कंप्रेस करेगी एओर्टिक आर्च, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे फ्रंट पे पड़ी हुई है। 258 अ पेशेंट विद लोकलाइज्ड सर्कमफ्रेंशियल सब एंडोकार्डियल लैटरल वॉल इंफार्क्ट, तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद है 259 इन हॉर्नर सिंड्रोम डैमेज सेगमेंट क्या होगा, T1 से T4 तक डैमेज होगा, ठीक है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा रिब होती है वो क्या करती है, वो T1 को अगर कंप्रेस करती है तो फिर हॉर्नर सिंड्रोम के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो T1 से T4 जो है वो, किसको एक्सप्लेन करूँ, सॉरी, ये हॉर्नर सिंड्रोम वाले डैमेज को। अच्छा, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो हमारे पास होती है दैट कॉजेज द, उसका डैमेज क्या करता है, हॉर्नर सिंड्रोम। T1 से T4 जो है वो हमारी सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन वहां पे होती है, और वो गैंग्लियन जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल सिंपैथेटिक T1 से T4, जब T1 से T4 डैमेज होगी तो क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वाइकल रिब होती है, एक्स्ट्रा रिब जिसे सुपर न्यूमरी रिब भी कहा जाता है, ठीक है, वो एक तरफ ब्रेकियल प्लेक्सिस को और सबक्लेवियन आर्टरी को कंप्रेस करती है। लेकिन वो जो C7 होती है, अगर वो T1 को कंप्रेस करेगी तो ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन या गैंग्लियन के कंप्रेस होने की वजह से हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है डॉक्टर हमजा, समझ आ गई इस बात की। यस मैम, थैंक यू। Yeah. 260 which structure is injured behind the sternum, तो internal thoracic artery. 264 mass in the ligamentum arteriosum would compress what, the left recurrent nerve. ligamentum arteriosum किसके दरमियान होता है, लिगामेंटम आर्टरी लेफ्ट एओर्टा पल्मोनरी वेन पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी वेन आर्टरी और उसके दरमियान एओर्टा के दरमियान। एओर्टा जो के दम एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट रिकरेंट जो रेंजियल नर्व है वो आर्च ऑफ एओर्टा, और इस एरिया पे घूम सारा जो है वो घूम के आ रही होती है ऊपर से, ठीक है। तो लेफ्ट रिकरेंट रेंजियल वेन याद रखती है कि वो लिगामेंटम आर्टिरियोजम का अगर मैस होगा तो वो उसको भी कंप्रेस करेगी, ठीक है। राइट साइड की नहीं होती, लेफ्ट साइड की होती है, ठीक है, और वो आर्च ऑफ एओर्टा के गिर्द घूमती है। 265 the stem wound to the anterior chest after crossing the internal intercostal muscle, which structure will it first come in contact with, तो stem wound जब जाएगा एंटीरियर चेस्ट में इंटरकोस्टल मसल्स को क्रॉस करता हुआ तो एंडोथोरेसिक फेशिया को पहले उसको फेस करेगा, ठीक है। उसके बाद फेशिया के बाद फिर प्लूरा आएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्टली जो इंटरकोस्टल मसल्स के बाद वो फेशिया को फेस करेगा। 266 a young man had injury to the neck with some sharp object here ago. He notices a bulging swelling above the clavicle on the sneezing and coughing. This swelling is most probably due to suprapleural membrane damage. क्यों, क्योंकि supraclavicular एरिया में क्या होता है, कौन सा पार्ट ऑफ लंग होता है supraclavicular एरिया में, एपिक्स ऑफ लंग, एपिक्स ठीक है। 267 the young man claimed he has difficulty in pharyngeal swallowing, which nerve is damaged, 5, 7, 9, 10 एंड 11, ठीक है। और मेनली जो फ्रेंजियल या पीछे सप्लाई के लिए कौन सी नर्व होती है, ये किसके लिए, इसी MCQs के लिए मैम। इनकी ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन डी वाले ऑप्शन में सेम होती है ना, मतलब ये जो 7 9 10, सॉरी 8 9 10 11 12, 9, तो 10 ये नहीं होना चाहिए। फ्रेंजियल स्वैलोइंग के साथ बात कर रहा है 5, 7, 9 और 10 की, ठीक है। 9 और 10 तो होती है, 11 और 12 जो होती है, 11 तो होती है एक्सेसरी नर्व, ठीक है। 7 का फिर रोल होता है, 5 और 7 का फिर हमारा टंग के साथ रोल होता है, ठीक है। तो टंग भी तो रोल प्ले करती है स्वॉल्विंग में, ठीक है। फिर फ्रेंजियल स्वॉल्विंग स्पेसिफिकली वैसे उसने लिख दिया है, तो टंग के साथ स्वॉल्विंग का तो रोल होता है, लेकिन जो मेन फ्रेंजियल स्वॉल्विंग है वो 9 और 10 कर रही होती है, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स और 9 और 10 के साथ उसका एसोसिएशन होती है, तो इसलिए टंग के साथ 5, 7 और 9 को एसोसिएट कर दिया है। जो 11 और 12 है, 11 तो उसका तो सॉल्विंग में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 9 और 10 की, तो फिर तो चलो ठीक ठीक है, सही है, ग्लॉसोफ्रेंजियल का और वेगस का रोल है, लेकिन 11 किधर होती है ना, जी डॉक्टर विक्रा। मैम ये स्पाइनल एसेसरी है ना, नेक में। तो स्पाइनल एसेसरी का कोई रोल है स्वॉल्विंग में? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये इनकी साइट ऑफ ओरिजिन जी, चारों की सेम साइड हम वो वो है भी ना, बात नहीं तो पूछ इसलिए। रहा, वो तो पूछ रहा है कि